So, hello, good evening, everyone. Good evening, Jessing. And I am your tutor for UGC NET Geography एग्जाम. तो हमने जो अपनी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में जो है अपना टॉपिक कवर किया है रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग जो हमने अपना टॉपिक कवर किया है. अब हमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि रेजिग्नेशन के जो हमारे लैंड फॉर्म रह गए वो हमें कंप्लीट करने हैं. तो 5 मिनट स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास शुरू करते हैं. ठीक है जय सिंह, आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम? ओके गुड. गुड, मैच करो. आज फाइनल जो प्रोविंशियल आंसर किए वो रिलीज कर दिया एनटीए ने. तो किस किस आपने पेपर दिया था, एग्जाम दिया था, तो कितने आपके जो पहली जो जैसे जो नेट की आई थी उसमें कितने ठीक करेक्ट हुए आपके? कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं? जल्दी से ज्वाइन करो ताकि जो हम अपनी क्लास है वो शुरू कर सकें. मैं जो डेली हूँ डेली आप लोगों का 5 मिनट वेट करती हूँ क्लास शुरू करके, और 5 मिनट बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं. तो 5 मिनट तक ज्वाइन कर लिया करो सारे. %40 ऐसे मत बताओ जैसे, बस मुझे ये बताओ जो ज्योग्राफी है ज्योग्राफी में कितने करेक्ट हुए हैं आपके? कोई बात नहीं, 2 बार दिया है, अब की बार जाओगे तो जेआरएफ भी मिलेगा, टेंशन मत लो. बस जैसे मैं बताती हूँ, जो जो मैं हाईलाइट करके देती हूँ, अगर आपको प्लान मैं बता रही हूँ. अगर देखो जो पेपर है ना, पेपर को टारगेट करना इतना हार्ड नहीं है. ठीक है, आप लोगों को बेशक से कंसेप्ट आपको सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन एक पेपर को जो पेपर की क्या डिमांड है, 2 बार आपने खुद पढ़ा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो अब की बार मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ो, उससे आपका नेट अपने आप क्लियर हो जाएगा. और देखो कभी भी अगर आप पेपर में जाते हो ना, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होते हैं, हमेशा पहले पेपर 2 करा करो. पेपर 2 पहले करोगे ना, वो 100 मार्क्स का होता है, वो आपको नंबर दिलाता है, वही आपको जेआरएफ दिलाएगा. पेपर 1 होता है सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन आप 1 घंटे में कर सकते हो. लेकिन जब अगर हम पहले पेपर 1 करने लग जाते हैं ना, तो पेपर 1 जब हम पहले करने लग जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, पेपर 1 में ही हमारा 1 डेढ़ घंटा खराब हो जाता है.
जबकि पेपर वन इतना मार्क्स गेनिंग मतलब मार्क्स गेनिंग है। उसी अगर हमारे पेपर वन में 30 क्वेश्चन भी जनरल बच्चा है ना, कोई जनरल कैटेगरी का, उसके भी देखो, जो जनरल स्टूडेंट है ना उसके लिए जो टारगेट रहता है ना, सेकंड क्या था, मैंने पेपर देखा है, पेपर वाज नॉट दैट मच टफ। जैसे ही मैंने पेपर देखा है, गुड इवनिंग विजय, गुड इवनिंग शगुफ्ता। पेपर टफ नहीं है, लेकिन पेपर को एक समझने का, उसको पैटर्न को समझने का एक वे होता है। पहले अभी हम जो है टॉपिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्वेश्चन पेपर तो सोल्व किया ही नहीं है। जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे ना, आप लगातार बैठ के 2 घंटे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। मॉर्निंग देखो, ये नॉर्म मैंने अभी जो एग्जाम देखा है, मैंने इवनिंग वाला देखा है शायद, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, मैंने वो देखा है। और वो पेपर मुझे तो इजी लगा, हार्ड पेपर नहीं है। उसी के ही मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि आपका अर्थक्वेक से टॉपिक आया, जो मैंने आपको बताया भी है कि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक अगर हमें अर्थक्वेक की लोकेशन निकालनी है तो हमारे पास कितना डाटा, कितना जो प्लेस है उसका डाटा होना चाहिए, एक क्वेश्चन ये है। तो अब की बार जो पेपर है ना वो फैक्चुअल है, फैक्चुअल पेपर आया है, कंसेप्चुअल पेपर नहीं है। आपकी बार क्या है, जैसे आपसे जो डाटा है वो ज्यादा पूछ रखा है आपसे। जैसे ये कंट्री होती है, कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, ये वाला जो डाटा है ना आपकी बार वो ज्यादा पूछ रखा है। तो ये कुछ क्वेश्चन देखो, हर बार हर साल ये होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं ना उसी में से होते हैं। जैसे ही जो नोट्स बना रहे हो, अगर मैं आपको आज क्लास दे रही हूँ तो आपके आज या कल तक नोट्स बन जाने चाहिए। और आज या कल में, और फिर उनकी जो जितने भी नोट्स बन जाते हैं उनके रेगुलर जो है, रेगुलर रिवीजन करो। क्योंकि हमारा जो माइंड है उसका क्या है कि जितना जल्दी याद होता है ना हम उतनी जल्दी भूल जाते हैं। तो रेगुलर टॉपिक से, रेगुलर टॉपिक की रिवीजन होनी चाहिए। डेली आप टॉपिक याद करो, जब डेली टॉपिक याद करोगे ना तब आपको याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। नहीं तो आप अब, क्योंकि वहां पे क्या है, क्योंकि अभी पेपर का ये पैटर्न है कि कई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा डीप होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। जो मैं आपको थॉट सब्जेक्ट करवाऊंगी ना, उस थॉट में से आपके 14-10 क्वेश्चन तो श्योरली आते हैं। 10 क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हैं, आपके 20 नंबर पक्के हैं। बस आपको वो जो डेली के जो नोट्स बनाने, जो आप पढ़ोगे, नोट्स बना के और आपको रिवीजन करनी है, तो आपके जो मार्क्स है वे पक्के हैं। क्योंकि थॉट को कोई चेंज ही नहीं कर सकता, उसमें उतना ही मैटर रहेगा जितना है। आपको बस अपनी स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेटेजी अच्छी करनी है। ठीक है, आपको याद करना है, डेली याद करना है। अगर मैं पीवाईक्यू नहीं करवा रही हूँ तो ये आपका सेल्फ मोटिव होना चाहिए कि मेरे को रात को बैठ के 2 घंटे या कम से कम 50 क्वेश्चन तो आपको ज्योग्राफी के सोल्व करने ही करने हैं। 3 से 6 तक टाइम मिलता है, अभी रात को टाइम नहीं मिलता। देखो, टाइम किसी के पास भी नहीं होता है, टाइम आपको निकालना पड़ता है। देखो, मैं सुबह बैठती हूँ आपके काम के लिए, सुबह मैं 9 बजे बैठ जाती हूँ, और अभी 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे के बाद ही आपका जो काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उठूंगी। तो क्या है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा। आप ये करो कि अगर आप दिन में 3 घंटे भी देते हो ज्योग्राफी को तो सफिशियंट है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। जो आपका रेगुलर क्लास में था आप क्लास देख लो साथ के साथ, और उसके अलावा 2 घंटे दे दो अपने नोट्स के लिए और रिवीजन के लिए, इतना सफिशियंट है। दिन में 5 घंटे भी आप पढ़ रहे हो तो आपका पेपर क्लियर है। बस आपकी अगर कहीं पे कमी रहती है, तो अगर आप जैसे मान लो आपको कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपके पास टाइम मिलता है 10-15 मिनट का, उस मिनट में आप क्या करो, उस मिनट में आप पीवाईक्यू सोल्व कर लो, अपने पीवाईक्यू लगा लो। आपको नहीं भी आता ना तो भी लगाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आपको पता ही चलेगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो भी आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। टाइम आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सुबह जल्दी उठ के लेना पड़ेगा, और उसके बाद फिर स्कूल से आके आपको थोड़ा सा 3 से 6 बजे तक तो आपको टाइम मिलता है। ये 3 घंटे भी अगर आप सफिशियंट पढ़ते हो, फिर रात की क्लास भी सफिशियंट लेते हो तो प्रॉपर ठीक है। और दिन में आप पढ़ाने जाते हो वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा।
देखो जय सिंह, ये मैं तो हर दिन रेगुलर जो है वो पीवाईक्यू करवाना चाह रही हूँ, लेकिन जो हमारे जो सर हैं, सर का ये कहना है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कराओ। मेरी भी यही स्ट्रेटेजी है कि मैं बच्चों को जो है क्वेश्चन भी करवाऊं साथ के साथ, ताकि आपका जो है क्लियर होता जाए। तो अगर आप सारे मिलके सर को मैसेज करते हो और सर को ये रिक्वेस्ट करते हो कि सर हमें रिवीजन चाहिए साथ के साथ, हमने इसलिए ही पे किया है आपको, जब आप सर को बोलोगे ना तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। मैं तो आपको रिवीजन ऑलरेडी हम करवाना चाहती हूँ, मेरा तो कोई मोटिव है नहीं कि मैं नहीं कराना चाहती, बट वो जो परमिशन है ना वो सर से लेनी पड़ती है, क्योंकि सर का ये कहना है कि मिड मई तक 15 मई तक सिलेबस कंप्लीट करा के उसके बाद 12-13 तक जो है आपकी रिवीजन चलेगी, लगातार आपके पीवाईक्यू सोल्व होंगे। तो इतने मैं ये कहती हूँ कि आप लोग क्या करो, आप अपने हिसाब से रात को 50 दिन के कम से कम 5 क्वेश्चन भी सोल्व करते हो ना ज्योग्राफी के, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। कम से कम 5-10 क्वेश्चन तो आप सोल्व कर सकते हो। आप 5 या 10 क्वेश्चन भी सोल्व करते हो ना, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन भेज दूंगी, जो भी हमारा नेट में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना मैं वो सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है। अरे सर को नहीं भेजना, सर को क्यों भेजोगे, सर तो कंप्यूटर के हैं, वो टेक्निकल जो भी इश्यू था वो हैंडल करते हैं, और वैसे भी वो कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाते हैं, उनको ज्योग्राफी का कुछ नहीं समझ में आएगा। और जो भी ये मॉक टेस्ट वगैरह ना, देखो अभी जो है ना पीडीएफ वगैरह अपलोड करने में बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो। हम क्या है, अभी संडे से आपकी जो है ट्रायल फ्री क्लासेस शुरू हो गई हैं ऐप पे, तो संडे को भी अब आपकी क्लास रहा करेगी। तो अब मैं आपको खुद से एक सेल्फ एडवाइस दे रही हूँ, जो क्लास होती है। अच्छा, अब एक बात देखो, अगर आपको क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं ना, बस क्वेश्चन ही चाहिए, तो एक ऐप है, वो ऐप का मैं लिंक भेज दूंगी, वो ऐप डाउनलोड कर लो। उस ऐप में पता है क्या, उस ऐप में है कि आपके ना जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन अलग हैं, और क्लाइमेटोलॉजी के अलग, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी। जैसे आप सोल्व करना चाहो ऐप को खोल के कहीं पे भी जाओ, वहां पे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व आता, नहीं समझ में आता, तो आप क्या है, आप मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करके पूछ लिया करो, ऐसे कर लो। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे तो आप उस ऐप को खोल के, क्योंकि उसमें है ना बहुत अच्छे से दे रखा है पेपर 1 पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए ही है वो ऐप, आई थिंक। ठीक है, हिंदी में भी डालूंगी, इंग्लिश में भी डालूंगी। मैं आज आपको वो जो ऐप का लिंक दूंगी ना वो डाउनलोड करना है, और उस पे क्या करना है, उससे डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन हिंदी में भी डालूंगी और इंग्लिश में भी। आप लोगों को पता है क्या करना है, आप लोगों को साथ साथ वहां पे रिप्लाई देना है, क्वेश्चन के आंसर दोगे, और लास्ट में फिर मैं आपको आंसर, सारों के आंसर सेंड करूंगी। आप सबको ये करना है, ठीक है, क्लियर है। तो पेपर को लेके ज्यादा पैनिक मत हो, पेपर बहुत इजी आता है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस दिन में 3 से 4 घंटे भी देते हो अपनी पढ़ाई को तो बहुत अच्छे से होएगा। जैसे उस ऐप में यूनिट वाइज है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के हैं, फिर आज तक जो भी हमारा यूजीसी नेट में आया है ना वो सारा मैटर है उसमें। तो उसमें पीवाईक्यूज हैं, अगर आपको ईयर के अकॉर्डिंग चाहिए कि इस साल का पेपर, इस साल का पेपर, तो वो भी है उसमें, ठीक है। तो आप वहां से मैं वो ऐप भी भेज दूंगी, और डेली के लिए जो है आपके लिए क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगी। गुड इवनिंग रोबिन, आई थिंक। तो चलो अब शुरू करते हैं अपना सेशन। जो हमारा जो टॉपिक रह गया था, आज हमें ड्रेनेज जो पैटर्न है वो कंप्लीट करना है। नहीं, मैं बिल्कुल समझ गई आपकी, मैं ये बात समझती हूँ। और मैं आपको ना 10 बजे के बाद आज आपके लिए ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर दूंगी। ये जो आज वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। कौन सी वीडियो अपलोड नहीं है रोबिन, अभी चेक कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताओ, आप में से कौन किसने कौन से वाला बैच ले रखा है।
जाओ एक मिनट। अभी देखती हूँ। एक मिनट, जैसे मैं एक बार रोबिन की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करूंगी, उनको भी एक बार, एक मिनट। लाइव क्लासेस में देखो, लाइव क्लास में ये देखो, ये सारी आज का जो अभी हमने जो टॉपिक लिया था 13 वेदरिंग और इरोजन वाला, ये देखो ये रहा। कौन सी वीडियो नहीं मिल रही आपको? लाइव क्लास में जाओगे 1 घंटे के बाद अपलोड हो जाती है। अभी जो हम क्लास लेंगे ये भी 1 घंटे के बाद जो है अपलोड अपलोड हो जाएगी। एक बार चेक करो, सबको मिल जाएगी। ये अपने आप ही अपलोड हो जाती है 1 घंटे के बाद। ये देखो हर जो बैच है हर बैच में है। सभी बैचेस में है रोबिन। आप लाइव क्लास में जाओ, लाइव क्लास में जाके मिलेगी आपको क्लास। ये देखो अभी हमारी 5 बजे जो क्लास हुई थी, मैंने टाइमिंग भी डाल, ये भी डेट भी डाल रखी है और टाइमिंग भी होता है, आप वहां से चेक कर लिया करो। ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, अरे चलो रुको, अभी पढ़ते ही हैं। अभी सबकी प्रॉब्लम सोल्व हुई है, अब पढ़ना ही शुरू कर रहे हैं। चलो तो देखो, दिन में हमने क्या किया था, दिन में हमने किया था कि दिन में हमने पढ़ा था रेजिविनेशन। जो रेजिविनेशन है, रेजिविनेशन मैंने आपको बताया था। रेजिविनेशन क्या होता है? रेजिविनेशन होता है, रेजिविनेशन होता है जब हमारी जो साइकिल ऑफ इरोजन होती है ना, साइकिल होती है कोई भी हमारी, जैसे ये हमारी साइकिल चल रही है, इसमें भी कोई भी इंटरप्शन होता है या एक्सपेंशन होता है, या तो ये क्या है, अब फिर से शुरू हो जाती है, या क्या, या अपने एंड पर पहुंच जाती है। किसकी वजह से? हमारे जो इंटरप्शन होती है, जो साइकिल में जो भी हमारी जो चीजें इंटरप्ट करती हैं, जैसे हमारा वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जो भी हमारे पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो एस्पेक्ट है, जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव मूवमेंट है, ये किसकी वजह से होती है? हमारी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। क्या होता है, मैंने आपको दिन में समझाया था कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, जैसे ये हमारा माउंटेन है और ये हमारी रिवर है, ये अपना इरोजनल वर्क कर रही है, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है। लेकिन जब रेजिविनेशन होगा, मान लो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वोल्केनिक इरप्शन से क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और पहाड़ ऊपर उठ गया। पहले तो नदी ने ये सारा अपना रास्ता काट रखा था, लेकिन अब इसको फिर से ये काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी जो ये क्या है, ये फिर से अपनी कौन से स्टेज में पहुंच गई, यूथ स्टेज में। अब इसको दोबारा से इसका इरोजन करना पड़ेगा और फिर ये सी लेवल को प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट। और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है जब हमारा जो कोई भी उठा हुआ भाग है, मान लो ये उठा हुआ भाग है, ये किसी कारणवश जब धस जाए, तो जो हमारी रिवर है, रिवर को कोई भी इरोजन करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी क्या है, उसके लिए क्या है, बेस लेवल को वो प्राप्त हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, सी लेवल में क्या हो जाएगा, सी लेवल में जो है पॉजिटिव चेंज माना जाता है ये। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था दिन में।
इसके बाद जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जहां से क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चेंज है ये याद रखना, दूसरा ये याद रखना है कि टोपोग्राफिक डिसअकॉर्डेंस, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टोपोग्राफिक डिसअकॉर्डेंस क्या आता है कि जब हमारा क्या है, जो हमारी साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। रेफर टू क्रिएशन ऑफ ओल्डर टोपोग्राफिक फॉर्म अबव एंड यंगर फ्रॉम बिलो। देखो ये क्या करता है, जो हमारा टोपोग्राफिक डिसकॉर्डेंस ये होता है, जैसे ये हमारा रॉक्स है, ये हमारा माउंटेन है, इसमें मैंने आपको दो फोल्ड और फोल्ड तो पढ़ते हैं, दो चीजें पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी एंटीक्लाइन, एक पढ़ाई थी सिंक्लाइन, यानी कि अपनति और संपन्नति, ऐसा कुछ था, मैं अभी भूल गई हूँ। अपनति, अभी वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है। अपनति और ये जो सिंक्लाइन है, यानी कि एंटीक्लाइन और जो सिंक्लाइन है ना, ये होता है एंटीक्लाइन और ये होता है सिंक्लाइन। अब जो माउंटेन है ना, इसमें क्या होता है, जब ये टोपोग्राफिक डिसअकॉर्डेंस तब होता है हमारा, जब जो हमारा यूथ स्टेज है ना वो तो मैच्योर स्टेज शो करे, और जो मैच्योर है वहां पे क्या है, यूथ स्टेज शो हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, टोपोग्राफिक डिसअकॉर्डेंस, यानी कि जो हमारे टोपोग्राफी उसमें क्या है, डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। और ये किसकी, एक्टिव डाउन कटिंग ऑफ इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इरोजन पावर। तो ये सब आपको बस कुछ नहीं याद करना है। हाँ, अभिनीति, अपनति और अभिनीति, ये दो वर्ड हैं, ये आपको याद, ठीक है। तो ये क्या है कि जब टोपोग्राफिकल डिसअकॉर्डेंस तब बनता है जब हमारा माउंटेन जो है, जो हमारी यूथ स्टेज है वो तो मैच्योर स्टेज शो करे, मैच्योर स्टेज का जो है रूप ले ले, और जो हमारा मैच्योर है वहां पे यूथ स्टेज शो हो। तो ये होता है हमारा टोपोग्राफिक डिसअकॉर्डेंस। इसमें आपको बिल्कुल कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको इसका नाम याद रखना है। आपको इसका कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसको नाम याद रखना है, और टोपोग्राफिक डिसअकॉर्डेंस क्या होता है ये याद रखना है, ठीक है। और एक हमारे इसको क्या बोलते हैं, वैली इन वैली टोपोग्राफी, टू स्टोर्ड वैली, ठीक है, और हमारा टू साइकिल वैली, ये भी बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसमें क्या, वैली इन वैली, ये वैली इन वैली क्या है, जैसे हमें पता है कि हमारा जो रिवर है, रिवर क्या है, वी शेप वैली बनाती है, जब इस वैली के अंदर वैली बन जाती है तो क्या उसको क्या बोलते हैं, वैली इन वैली टोपोग्राफी, टू स्टोर्ड टोपोग्राफी, ठीक है। उसके ये जो हमारा ये एग्जांपल दे रखा है, दामोदर वैली जो हमारा राजपुरा में है, वो इसी का एग्जांपल है। आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि रेजुविनेशन की वजह से हमारे अपलिफ्टेड पेनिप्लेन बने हैं। कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, कुछ नहीं, बस आपको ये नाम याद होना चाहिए कि अपलिफ्टेड जो पेनिप्लेन है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। Uplifted peneplain are represented by the remnants of accordant summit level which rise above the general ground surface of the present day plantation surface. पेनीप्लेन क्या होते हैं, पेनीप्लेन होते हैं हमारे लास्ट में जो रिवर के लास्ट में जो हमारा उबड़ खाबड़ प्लेन बच जाता है उसी को पेनीप्लेन बोलते हैं। और इस पेनीप्लेन में जो हमारी छोटी छोटी रेजिडुअल हिल होती है उसको क्या बोला जाता है, मोनोटोनो। तो आपको याद होना चाहिए जो अपलिफ्टेड पेनिप्लेन है वो हमारे रेजिविनेशन की वजह से बने हैं। और आपको ये सारा जो है ये आपको क्या दे रखा है, ये सारा आपको एग्जाम्पल बता रखा है, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अपलिफ्टेड पेनिप्लेन किसके द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद हमारा इनसाइज्ड मिएंडर, देखो इनसाइज्ड मिएंडर ये इसको बोलते हैं इनसाइज्ड मिएंडर। जब रिवर मिएंडर करती है, यानी कि जब मिएंडर के अंदर मिएंडर हो जाता है ना तो उसको बोलते हैं इनसाइज्ड मिएंडर। और जो ये इनसाइज्ड मिएंडर है ना ये कौन बनाती है, इनसाइज्ड मिएंडर बनाता है हमारी रिवर, ठीक है। उसके बाद हमारा एक निक पॉइंट आपको याद रखना है। निक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, निक पॉइंट रिप्रेजेंट ब्रेक, सिंपली रिप्रेजेंट ब्रेक इन स्लोप इन लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ रिवर। किसकी वजह से हुआ है, वो रेजुविनेशन की। और इसलिए जो निक पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ रेजुविनेशन, ठीक है। देखो निक पॉइंट क्या होता है, ये रहा निक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां से जो रिवर है ना वर्टिकल इरोजन करना शुरू कर देती है, इसको बोलते हैं निक पॉइंट। मान पहले क्या था, और ये वाटरफॉल भी बनता है, आप सबको पता है वाटरफॉल कैसे बनता है, ठीक है। वाटरफॉल कैसे बनता है, जब हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक का क्या है कॉम्बिनेशन होता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो क्या बनते हैं हमारे वाटरफॉल। तो ये निक पॉइंट होता है। निक पॉइंट क्या होता है, जहां से हमारी रिवर जो है
जैसे कि ये आपको बस नाम याद रखने हैं, इसलिए इसका आपको कुछ हिंदी में मैटर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा इस टॉपिक में डीप में घुसोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि निक पॉइंट किसने बनाए थे, जो मैंने आपको बता दिया कि हेडिंग याद रखनी है और कुछ नहीं है। ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो चुका है। निक पॉइंट आपको सबको समझ में आ गया। निक पॉइंट क्या है कि पहले देखो, पहले यहां तक हमारी लैंड थी, नदी यहाँ पहले यहाँ तक हम यहाँ पे था हमारा निक पॉइंट, ठीक है। फिर नदी ने क्या है, हेडवर्ड इरोजन शुरू किया, यानी कि इसको काटना शुरू कर दिया और रिवर की जो है लेंथ बढ़ गई और यहाँ पे क्या है, वाटरफॉल बन गया और इसको क्या बोलते हैं, निक पॉइंट है। एग्जाम्पल जैसे जो वाटरफॉल होते हैं, वाटरफॉल को यानी कि जो जल प्रपात होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से निक पॉइंट है, ठीक है। और ये पेयर्ड टेरेस, पेयर्ड टेरेस याद रखना। पेयर्ड टेरेस मैंने आपको दिन में ही बताया था, एक होता है स्ट्रक्चर बेंचेस और एक होता है पेयर टेरेस। जो पेयर टेरेस है वो किसकी वजह से बने हैं, हमारे पॉलीसाइक्लिक रिलीफ, हमारे रेजुविनेशन के कारण बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम। आज हमें ये पढ़ना है। ये हमारा जो प्रीवियस क्लास का था, थोड़ा सा बताना रह गया था आपको, मैंने वो बताया। अब हम पढ़ रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न। क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम और क्या होता है ड्रेनेज पैटर्न, पहले ये समझ लो। ये हमारा पूरा एरिया है, ठीक है। इस पूरे एरिया में जो भी हमारी स्ट्रीम है उसका ओरिजिन होता है और डेवलपमेंट होता है, इसको बोलते हैं। इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे एरिया को बोलेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न ये होता है कि जो भी हमारी ये स्ट्रीम है, ये किस ऑर्डर में, किस किस मतलब कि कैसे इनका अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कैसे है इनका, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ड्रेनेज पैटर्न। ये किस शेप में है, कैसी शेप में बह रही हैं, ये रेक्टेंगल, जो एरिया रेक्टेंगल शेप में है, तो ये सारा जो ड्रेनेज पैटर्न है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन ड्रेनेज पैटर्न से पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम वो होता है जहां पे हमारी जो रिवर है उनका ओरिजिन और डेवलपमेंट होता है, यानी कि वो वहां से क्या है, उनका ओरिजिन होता है और उनका पूरी तरीके से विकास होता है। उस पूरे एरिया को ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। जो ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से धाराओं की जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी स्ट्रीम है, स्ट्रीम की उत्पत्ति और विकास होती है, ठीक है। तो ये देख लो कि जो ड्रेनेज है उसका क्या होता है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम थ्रू टाइम, ठीक है। और जो मैंने आपको बता दिया कि जो ड्रेनेज पैटर्न है वो क्या है, ड्रेनेज पैटर्न है जो स्पाशियल अरेंजमेंट है, हमारे जो स्पाशियल अरेंजमेंट है वो शो करता है हमारा कौन, ड्रेनेज पैटर्न। अब इसके हिसाब से मैं बोलूं, यानी कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है इसके हिसाब से हमारी दो तरीके की धाराएं हैं, दो तरीके की स्ट्रीम है, अनुक्रमिक धाराएं और अनुवर्ती धाराएं, यानी कि हमारा सीक्वेंट स्ट्रीम और इनसीक्वेंट स्ट्रीम। अब देखो सीक्वेंट स्ट्रीम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा ड्रेनेज पैटर्न मैंने आपको बता दिया। ड्रेनेज, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज और कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज, ये है हमारा सीक्वेंट स्ट्रीम। और यहाँ पे मैं लिख रही हूं आई, यानी कि इन सीक्वेंट स्ट्रीम। जो सीक्वेंट स्ट्रीम है इनका नाम हिंदी में याद नहीं करना है, क्योंकि हिंदी में जो ये वाले नाम है ना, ये वाले नाम, ये चारों बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और आप पेपर में समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए इंग्लिश में याद रखने हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न को दो में डिवाइड किया गया, इन सीक्वेंट सीक्वेंट यानी कि डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज और हमारा कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज। जो हमारा ये है सीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न, इसमें क्या होता है, जो रिवर है ना, रिवर स्लोप को, जैसे यहाँ का ये स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसी के अकॉर्डिंग बहती है, तो ये क्या है, स्लोप को फॉलो करती है ड्रेनेज सिस्टम। और इसके चार टाइप है, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, सबसीक्वेंट स्ट्रीम, रीसीक्वेंट स्ट्रीम और ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम। और जो ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है इसको लिख लो मेन स्ट्रीम, ये क्या है, फिर इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये जो है ट्रिब्यूटरी में क्या है, इसके जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम के ऑपोजिट बहती है, ठीक है। और ये जो मेन स्ट्रीम की डायरेक्शन में मिलती है। अब मैं आप ये चारों समझाती हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या है, देखो कोई भी एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया में सबसे पहले जो रिवर है, मान लो ये एरिया है, इस रिवर में जब सबसे पहले जो मेन रिवर है ना
उस मेन रिवर को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, अब इस कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम में ये जो, एक मिनट, ये हमारी है मेन रिवर। ठीक है, अब इस मेन, ये होगी हमारी मेन रिवर, इसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, अब इस कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम में क्या है, जो इसके 90 डिग्री पर मिलती है इसको बोलते हैं सब सीक्वेंट स्ट्रीम। ये होगी कॉन्सिक्वेंट यानी कि मेन रिवर। मान लो ये गंगा नदी है, ठीक है, और ये गंगा नदी की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, जो इसमें क्या है, मिल रही है 90 डिग्री पर। तो जो मेन रिवर है, मेन रिवर को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, और जो उसकी ट्रिब्यूटरी उसको बोलते हैं सब सीक्वेंट। अब हमारी रह गई रीसीक्वेंट और ऑफ सीक्वेंट। रीसीक्वेंट वो रिवर है जो हमारी मेन रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। जैसे ये हमारा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बह रही है, तो हमारी जो ये रीसीक्वेंट स्ट्रीम है वो क्या है, वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीसीक्वेंट स्ट्रीम। और ये जो हमारा सब सीक्वेंट स्ट्रीम है इसके 90 डिग्री पर मिलती है। अब एक रहेगी ऑफ सीक्वेंट। ऑफ सीक्वेंट स्ट्रीम वो है जो हमारी जो मेन रिवर है यानी कि कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन यानी कि उसके पैरेलल बहती है, इसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये जो चारों स्ट्रीम आपको याद रखनी है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा डिस्कोर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। डिस्कोर्डेंट या इनसीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न वो होता है जिसमें जो नदियां है ना, वहां का जो भी हमारा प्लेस है वहां का जो स्ट्रक्चरल जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करती है। मान लो ये कोई प्लेस है और यहाँ से कोई नदी बह रही थी, ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से यहाँ पे कोई माउंटेन का ओरिजिन हो गया। अब ये नदी इस स्ट्रक्चरल पाथ को फॉलो करते हुए अपना रास्ता यहाँ से नहीं करती है बल्कि यहीं से बहती है और क्या करती है, इस पर्वत को काट देगी। ठीक है, तो ये क्या, ये स्लोप को फॉलो नहीं करती है, ये जो है ये स्लोप को फॉलो करती है। कौन सी वाला समझाना है, कॉन्कोर्डेंट, एक मिनट, देखो हमारे है ना ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न वो होता है जहां पे हमारा जो भी नदियां हैं, ठीक है, ये एरिया है, इस एरिया में जो भी नदी होगी उसका ओरिजिन कैसे हुआ है और उसका डेवलपमेंट जो भी होगा उस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, अब जो ये जो ड्रेनेज पैटर्न है ना, इसके दो टाइप हैं। इसको हम कॉन्कोर्डेंट को सीक्वेंट स्ट्रीम भी बोलते हैं, और जो हमारा डिस्कोर्डेंट है इसको हम बोलते हैं इनसीक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, कॉन्कोर्डेंट ड्रेनेज वो है कि देखो अगर मान लो यहाँ पे पर्वत उठ गया और कोई नदी यहाँ पे, इस पर्वत से पहले यहाँ नदी बह रही थी लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे माउंटेन का ओरिजिन हो गया, तो ये नदी क्या करेगी, स्लोप को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ का जो जैसा स्ट्रक्चर हो गया उसको फॉलो करते हुए अपना जो रास्ता उसी के अकॉर्डिंग कर लेगी। अभी अगर मान लो यहाँ पे माउंटेन का ओरिजिन हो गया है तो नदी पहले यहाँ से बहती थी तो वो अब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी और स्लोप के सारे ऐसे बहने लगेगी, तो इसको बोलते हैं कॉन्कोर्डेंट ड्रेनेज। अब इस कॉन्कोर्डेंट ड्रेनेज में चार तरीके की स्ट्रीम है हमारी, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, सबसिक्वेंट, रीसीक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट। जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है उसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम, जो सबसे पहले ओरिजिन होती है किसी एरिया में। उसके बाद सबसिक्वेंट जो मेन में 90 डिग्री पर मिलती है, इस ट्रिब्यूटरी होती है। ठीक है, फिर होती है रीसीक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट। अब जो कॉन्सिक्वेंट है, मान लो ये एरिया, इसमें सबसे पहले जो नदी का ओरिजिन हुआ है इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ये है कॉन्सिक्वेंट रिवर। और इसके जो 90 डिग्री पर मिलती है, राइट एंगल पर मिलती है, इसको बोलते हैं सब सीक्वेंट रिवर। ठीक है, इसको ऐसे एग्जांपल लगा लो, मेन रिवर तो हो गई गंगा, तो उसको तो बोल दिया हमने कॉन्सिक्वेंट, सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ। उसके बाद गंगा में जो उसकी ट्रिब्यूटरी जो मिल रही है उसको बोला जाता है सब सीक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये होगी कॉन्सिक्वेंट और सबसिक्वेंट। अब एक आती है हमारी रीसीक्वेंट स्ट्रीम। रीसीक्वेंट स्ट्रीम वो होती है जो हमारी जो मेन स्ट्रीम है ना, जैसे ये हमारी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ऐसे इस डायरेक्शन में बहती है, लेकिन जो हमारी रीसीक्वेंट स्ट्रीम है ना वो हमारी मेन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, ये साउथ से
नॉर्थ की तरफ जाती है, ये होती है हमारी रीसिक्वेंट स्ट्रीम। अब एक रह गया ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम वो स्ट्रीम है जो हमारी मेन रिवर है ना, जो सबसे पहले ओरिजिन हुई थी, उसी के पैरेलल बहती है, उसी की दिशा के अकॉर्डिंग बहती है। ये कौन सी हो गई हमारी ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम, जो कैसे है, जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बहती है। लेकिन इसका ओरिजिन बहुत पहले हो जाता है, इसका ओरिजिन बहुत बाद में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि क्या होती है हमारी कॉन्सिक्वेंट, क्या होती है हमारी सबसिक्वेंट, रीसिक्वेंट और हमारा ऑब्सिक्वेंट। ठीक है, उसके बाद है हमारी डिस्कोर्डेंट ड्रेनेज कौन सा होता है। जैसे मान लो मैंने ये बताया था कि यहाँ पे नदी बह रही है और यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से पहाड़ का ओरिजिन हो गया, लेकिन ये नदी क्या करेगी, ये अपना रास्ता नहीं बदलेगी कि इस स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ से, ये क्या करेगी, इस पहाड़ को काट देगी, इसका इरोजन कर देगी, लेकिन अपने रास्ते को नहीं छोड़ती। इनको क्या बोलते हैं, सीक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है डिस्कोर्डेंट ड्रेनेज या सीक्वेंस स्ट्रीम। एंटीसीडेंट ड्रेनेज वही होती है जो अपने क्या है, अपने जहां से वो अपना रास्ता नहीं छोड़ती, अपने रास्ते को नहीं छोड़ती है, चाहे उनके बीच में कुछ भी आ जाए। इसमें है हमारी गंगा रिवर, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर और हमारी सतलुज रिवर और हमारी सिंधु रिवर। ठीक है, और सुपर इम्पोज ड्रेनेज भी ऐसे ही होता है कि जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है और ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। ये जो मतलब कि जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी सुपर इम्पोज ड्रेनेज। ये जो चार्ट है ना, ये जो मैंने आपको समझाया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे जो पेपर है ना, पेपर में ना एक तो ये वाली जो रिवर है इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, रीसिक्वेंट स्ट्रीम पे, और आपसे कॉन्सिक्वेंट जो स्ट्रीम है और सब सीक्वेंट स्ट्रीम से भी, ये जो चारों स्ट्रीम है इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको क्या है, अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो भी मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारी मेन रिवर है, कॉन्सिक्वेंट रिवर। ठीक है, उसके बाद है हमारा, देखो शायद मैंने ना एक चीज आपको उल्टी बता दी है, इसमें और इसमें। दोबारा समझो एक बार, ये तो होगी हमारी मेन रिवर, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, और जो 90 डिग्री पर मिलती है उसको बोलते हैं सबसीक्वेंट स्ट्रीम। और जो अपोजिट, ओ से ऑब्सिक्वेंट, याद रखो, अपोजिट डायरेक्शन में, मेन स्ट्रीम के जो अपोजिट डायरेक्शन में बहती है उसको ऑब्सिक्वेंट बोलते हैं। और रीसिक्वेंट मेन स्ट्रीम के क्या है, रीसिक्वेंट मेन स्ट्रीम के डायरेक्शन में बहती है। ये थोड़ा सा जो पॉइंट है मिस हो गया है, तो इसको एक बार दोबारा से समझ लो। दोबारा से यस लिखो अगर आपको समझ में आ गया तो, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा फिर इससे। देखो, ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम में जो 90 डिग्री पर मिलती है ये, इसको बोलते हैं सब सीक्वेंट। ठीक है, और जो मेन स्ट्रीम के ऑपोजिट में बहते हैं इसको बोलते हैं ऑफ सीक्वेंट। और मेन स्ट्रीम की डायरेक्शन में चलती है जो, वो होती है रीसिक्वेंट। हाँ, एक बार जो ये रीसिक्वेंट और ऑफ सीक्वेंट मैंने आपको डायरेक्ट ये जो है ये भी अपलोड कर दिया है आपके लिए। ठीक है, डायग्राम। अब हमारी जो है ना, सबसे पहले है हमारी परिणामी धाराएं। इसलिए मैं आपको जो है ना इंग्लिश में नाम नहीं दे रही थी, क्योंकि इनके नाम इंग्लिश हिंदी में बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा गंदे, और आपका याद नहीं होगा। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कुछ भी नहीं है, सेम वही बात है, ये जो सारा मैटर है ये हम नहीं पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है। देखो, फर्स्ट स्ट्रीम है टू बी ओरिजिनेटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन, सबसे पहली स्ट्रीम है। और इनको डिप स्ट्रीम भी बोला जाता है। डिप स्ट्रीम में से कैसे होता है, डिप कैसे बनता है, हमने डिप और स्ट्राइक पढ़ा है।
चलो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के बारे में बता देती हूँ कि जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है उसको डिप स्ट्रीम भी कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था डिप, ये जो वर्टिकल जो स्टेट होता है इसको बोलते हैं डिप, और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्राइक, ठीक है। तो जो हमारी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, जैसे ये हमारा पहाड़ है, ऐसे बीच में बहती हैं, ये होगी हमारी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का आप सबको पता है, कॉन्सिक्वेंट जो स्ट्रीम है ना उनके भी दो टाइप है, ठीक है। ये देखो, एक तो है लॉन्गिट्यूडनल और एक है लेटरल, ठीक है। तो जैसे लॉन्गिट्यूडनल मैंने आपको बता दी, ये हमारे पहाड़ हैं, पहाड़ों के जो एक्सिस पर जो जो इनके बीच में एक्सिस पर यानी कि बीचों बीच से जो गुजरते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, विच फॉलो द एक्सिस ऑफ डिप्रेशनल ऑफ सिंकलाइन, सिंकलाइन का जो एक्सिस को फॉलो करते हैं। अगर मैं लेटरल का बात करूं तो लेटरल का मतलब होता है पार्श्विक, यानी कि जो किनारों से इसमें हमारे लॉन्गिट्यूडनल में मिलते हैं, तो ये वाली, और राइट एंगल पर मिलती है हमारे लॉन्गिट्यूडनल के, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना, जो कॉन्सिक्वेंट है ना, कॉन्सिक्वेंट के दो टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। उसके बाद होते हैं हमारी सब सीक्वेंट स्ट्रीम। सब सीक्वेंट स्ट्रीम मैंने बता दिया, सब सीक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है, ठीक है। सब सीक्वेंट का जो ओरिजिन है वो मेन मास्टर जो रिवर है उसके बाद होता है, ठीक है, उसके बाद होता है। और कैसे है, ये हमारा मेन स्ट्रीम है और इसमें जो 90 डिग्री पर मिलती है वो हमारी कौन सी है, सब सीक्वेंस स्ट्रीम। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा कि जो असन नदी है यमुना नदी की एक सहायक नदी है, और सोंग नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो जो हमारी एक तो है मेन रिवर, जैसे हमारा है गंगा, गंगा में मिलती है यमुना, और गंगा की जो और ट्रिब्यूटरी है राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये सारी जो रिवर है ना ये हमारी जो 90 डिग्री पर मेन रिवर से मिलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको सब सीक्वेंट रिवर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा, ये सब सीक्वेंट बता दिया, ये जो मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है उसके बाद ओरिजिन होती है और राइट एंगल पर मिलती है कॉन्सिक्वेंट के, और ये आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो आप खुद भी लगा सकते हो अगर आपने ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी और यानी कि जो मेन स्ट्रीम है उसके बारे में पढ़ा, और मेन स्ट्रीम में जो रिवर मिलती है यानी कि जो ट्रिब्यूटरी है, तो इस हिसाब से लगा सकते हो कि कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कौन सी और सब सीक्वेंट स्ट्रीम कौन सी है। अब हमारी है ऑफ सीक्वेंट रिवर, तो ऑफ सीक्वेंट स्ट्रीम कौन सी है, तो ऑफ सीक्वेंट स्ट्रीम वो है जो हमारे जो मेन स्ट्रीम है उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओ से याद रखना, ओ से ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑफ सीक्वेंट ड्रीम बोलते, ऑफ सीक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी ये ऑफ सीक्वेंट स्ट्रीम, मैंने बता दिया। इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको जो मैंने समझाया वही याद रखना है, और बाकी ये सारा जो इतना मैंने लिख रखा है ये सारा आपका क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। जैसे हमारा जो सुन कोसी है, सुन कोसी हमारे क्या है, सुन कोसी हमारी कैसी है, ऑफ सीक्वेंट रिवर है, कैसे जो रन करती है वो वेस्ट टू ईस्ट रन करती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा रीसीक्वेंट रिवर। रीसीक्वेंट, री का मतलब होता है जिसका दोबारा से क्या है ओरिजिन हुआ है, रीसीक्वेंट रिवर, ठीक है। तो ये हमारी चार तरीके की रिवर है, कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑफ सीक्वेंट और रीसीक्वेंट, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना। उसके बाद है हमारी एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम वे है, पूर्ववर्ती धाराएं वे हैं जो भूमि की सतह के उत्थान से पहले उत्पन्न हुई हैं, यानी कि ये हमारी लैंड सरफेस है, इस पे कोई भी भूमि का उत्थान है उससे पहले ही हमारी यहाँ पे नदी बह रही है, उसके बाद यहाँ पे उत्थान हुआ है कुछ। नदी क्या है, लैंडस्केप के बनने से पहले ही यहाँ पे है। दूसरे शब्दों में पूर्ववर्ती धाराएं किसी ऊंची भूमि या पहाड़ के ऊपर उठने की तारीख बताती हैं। उन्होंने अपनी घाटियों के निरंतर कटाव के माध्यम से अपने वर्तमान पाठ्यक्रम को बनाए रखा है, ठीक है। यानी ये क्या कहते हैं कि जो हमारी एंटीसीडेंट रिवर है ना, एंटीसीडेंट रिवर कैसी है, एंटीसीडेंट रिवर अपनी जो घाटी है ना, घाटी का लगातार जो है कटाव करके उन्होंने अपना ओरिजिन बनाए रखा है। जैसे हमारी गंगा रिवर है, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, हमारी सिंधु नदी है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं हिमालय की कई प्रमुख नदियां जो है एंटीसीडेंट है, जैसे हमारा सिंधु है, सतलुज रिवर है, गंगा है, घाघरा है, काली है, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र। आपको ये जो नाम है ना ये याद रखने, क्योंकि पेपर में अभी तक पूछा नहीं गया बट पूछ लेते हैं। एंटीसीडेंट रिवर, ऐसे आपको 4 रिवर दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी रिवर एंटीसीडेंट है। ठीक है। उसके बाद कुछ नदियां हैं जो केवल है ना, जो हमारी 2 श्रेणियां हैं, यानी कि जो हमारी छोटी यानी कि जो ग्रेट और जो मिडल है उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही सिर्फ वो है हमारी एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम है। हिमालय के लेसर और आउटर के, लेसर और आउटर हिमालय के जो एंटीसीडेंट है वो है हमारी झेलम, यमुना, रावी, रामगंगा। और जो केवल सिर्फ बाहरी हिमालय और शिवालिक श्रृंखला के है उनमें है हमारी राप्ती और गोला। ठीक है। तो ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम है। इनसिक्वेंट जो ड्रेनेज सिस्टम है मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अरे ये कहाँ गया। एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम मैंने बता दिया कैसी है, विच आर ओरिजिनेटेड प्रायर टू अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड सरफेस के अपलिफ्टमेंट से पहले इनका ओरिजिन हो जाता है। ठीक है। ये हमारी एंटीसीडेंट रिवर है, पहले जो हमारी रिवर है इनका ओरिजिन हो जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी क्या है, कुछ भी लैंडफॉर्म बनता है। ठीक है। ये देखो पहले रिवर है उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोई लैंडफॉर्म का ओरिजिन हुआ है। उसके बाद है हमारी सुपर इम्पोज ड्रेनेज। सुपर इम्पोज ड्रेनेज तब बनती है जब क्या होता है, व्हेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैलीज एंड फ्लो डायरेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम डेवलप्ड ऑन अपर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर सुपर इम्पोज ऑन लोअर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ एंटायरली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है, अगर मैं ये बताऊं, ये जो रिवर यहाँ पे है क्या है, और यानी कि हमारी जो रिवर है ना, रिवर जिस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे और उसकी जो नीचे की जो सतह है उन दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंस है, बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। निचली संरचना को पूरी तरह से ऊपरी संरचना पर अलग पहले से ही विकसित घाटी के रूप को स्वीकार करना पड़ता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारी नीचे वाली जो घाटी है ना, उसके ऊपर जो भी घाटी बनती है उसको, जो ऊपर वाली घाटी बनती है उसको क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। सुपर इम्पोज का मतलब ये होता है किसी के ऊपर इम्पोज हो जाना, किसी चीज जैसे किसी के ऊपर थोप दिया जाना, तो ये होता है हमारा सुपर इम्पोज ड्रेनेज। ठीक है। अब हमारा आता है ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न में आपको कुछ भी ज्यादा ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिर्फ आपके जो एक सेटिस्फेक्शन के लिए है कि, लेकिन जो ट्रेलिस पैटर्न है वो क्या होता है, ट्रेलिस पैटर्न तब फॉर्म होता है जब हमारी कॉन्सिक्वेंट रिवर में, यानी कि जो मेन रिवर है उसमें हमारी क्या है, सब सीक्वेंट रिवर यानी कि जो ट्रिब्यूटरी है वो आकर मिल जाए, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है हमारा ट्रेलिस पैटर्न। ये हमारी मेन रिवर है, मेन रिवर में क्या है, ये सब सीक्वेंट यानी कि जो ट्रिब्यूटरी है वो मिल रही है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हमारा ट्रेलिस पैटर्न, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है। और अब उसके बाद है हमारा रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है ना वो भी हमारा ऐसे ही, जो जैसे हमारा ट्रेलिस बना है ना ऐसे ही हमारा रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बनता है कि जो हमारी रिवर है उसमें क्या है, इस रिवर में क्या है, जो मेन रिवर है, मेन रिवर में जो सबसिक्वेंट रिवर है उसका ओरिजिन होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो हमारी ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है ना वो क्या है, उसमें क्या है, उसमें जो स्ट्रीम है ना वो पास पास होती है, लेकिन रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में क्या है, जो रिवर है ना वो दूर दूर होती है। ठीक है। दूर दूर क्या है, दूर दूर मिलती हैं। ये हार्ड रॉक पर बनती है और ये क्या है, ये सॉफ्ट रॉक पर बनती हैं। ठीक है। और ये क्या, ये राइट एंगल पर मिलती हैं। ठीक है।
तो ये है हमारा ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। उसके बाद है हमारा डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या है, जब हमारी ट्री की शेप की तरह होती है, ठीक है। जैसे ये हमारा रिवर है, एक रिवर में दूसरी रिवर मिल गई, एक रिवर में दूसरी रिवर मिली, ठीक है, फिर इनसे एक रिवर मिली बन गई, फिर इसमें भी कोई रिवर बन गई, ठीक है, ये भी दो रिवर से मिलकर बनी है, ठीक है, ये भी दो रिवर से मिलकर बनी है। तो इस वाले पैटर्न को क्या बोला जाता है, इस वाले पैटर्न को बोला जाता है डेंड्रेटिक पैटर्न, यानी कि ट्री शेप्ड। इसका जो दूसरा नाम है ट्री शेप्ड ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। और इस तरह का जो पैटर्न है हमारा, जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन जो रिवर है वो उसका जो पैटर्न है वो कैसा है, हमारा डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न है। उसके बाद रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है, यानी कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को हम सेंट्रीफ्यूगल, दो फोर्स आपने हमेशा पढ़ेंगे, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल होता है कि एक पॉइंट से जब बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। तो क्या है, एरियल जो हमारा एरियल जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है कि एक जो एरिया या कोई पहाड़ी है वहां से हमारी क्या है, नदियां निकलती हैं सारी, इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो एक है, ठीक है। ये होता है हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। उसके बाद एक होता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जब सारी नदियां एक पॉइंट पर आके मिल जाती हैं, देखो सारी जो है एक पॉइंट पर आके मिल रहे, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। इनके आपको नाम याद होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सी की शेप कैसी है, क्योंकि शेप दी जाती है पेपर में। पेपर में आपकी एक बार डेंड्रेटिक पैटर्न वाली शेप दे रखी है और पूछ रखा है कि ये कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद है एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। एनुलर ड्रेनेज जो पैटर्न है वो हमारा क्या है, पहाड़ों में बनता है, जो नदी पहाड़ों से बह के आती है, तो ये वाला जो पैटर्न होता है ऐसे वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। जैसे हम पहाड़ों पे सड़क बनाते हैं गोल 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 गोल, उनको काट काट कर, ऐसे जो नदियां है, नदियां भी क्या है, ऐसे ही पाथ को फॉलो करती हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हमारा कौन सा पैटर्न, इसको बोला जाता है एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। उसके बाद है हमारा बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न। बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न, देखो जनरल हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो ये होता है, लेकिन जो बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न होता है वो क्या होता है, हमारा अपोजिट जो डायरेक्शन में होता है, यानी कि आप एक तरीके से याद कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटरी, उससे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, अगर सबको क्लियर है तो क्लियर लिख दो एक बार। ठीक है, जो ये बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न है ना, इस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न बहुत रेयर मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी ही बताया था बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न का, जो हमारी एक तो होती है मेन स्ट्रीम में मिल गई है ट्रिब्यूटरी, इस जो मेन स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बहती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट, यानी कि ऑपोजिट स्ट्रीम, ठीक है। तो ऐसे वाला जो पैटर्न बनाती है वो हमारी इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न। ओके, गुड, ठीक है। उसके बाद है हमारा पाइनेट ड्रेनेज पैटर्न। पाइनेट ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, देखो ये जो एग्जांपल है ये हमारा क्या है, पाइनेट ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ट्रिब्यूटरी है ना, ट्रिब्यूटरी जो हमारी रिजिज है ना, उसके क्या है, पैरेलल में बनती है। जैसे ये हमारी ट्रिब्यूटरी है, ये हमारी मेन रिवर है, मेन रिवर के जो है पैरेलल में, ठीक है, देखो ऐसे पैरेलल में जो बन रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हमारा पाइनेट ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं जो सबसे मेन जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपका डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न के बाद है आपका रेक्टेंगुलर जो ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न है, और एनुलर आपके लिए, एनुलर में मैंने है ना थोड़ा एग्जांपल डाल रखा है, वो एग्जांपल याद कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर कैसा बनाती है, ठीक है।
मैं आपको आज एक डायग्राम भेज दूंगी, और उसमें जब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पता है क्या हम पढ़ेंगे, कि जो भी हमारी रिवर है ना, ये यहाँ पे हमारी इंडिया की रिवर के नेम होंगे, और यहाँ पे सामने ये नेम होंगे कि कौन सी रिवर कौन सा पैटर्न बनाती है। तो अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि कौन सा पैटर्न कैसे बनता है। ठीक है, तो ये बार्ब्ड और पाइनेट ड्रेनेज पैटर्न है। उसके बाद ये हैरी बोन्ज ड्रेनेज पैटर्न है, इसको रिब पैटर्न भी बोलते हैं। जैसे हमारी रिब होती है, हमारे ह्यूमन, जो हमारे ह्यूमन, हम ह्यूमन बींग्स है, हमारे अंदर भी रिब है, तो उस तरीके का ही एक पैटर्न है। ठीक है, क्या देखो ये हमारे जो मेन रिवर, और इसमें क्या है, ये किनारे से आकर इसमें क्या है, मिल रही है एक रिब की तरह, क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हैरी बोन्ज पैटर्न। और इसमें एक देखो, एक सबसे जो मेन फैक्ट होता है ना हैरी बोन्ज पैटर्न में, वो ये होता है कि इसमें जो मेन रिवर है ना वो एक ही होती है। मेन रिवर में सारी जो है सबसिक्वेंट रिवर आके मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में क्या है, जो रिवर है ना एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं, ये देखो। और ये जो बीच में इनके होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग, वाटर डिवाइडिंग, वाटर डिवाइडर। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के ऐसे पैरेलल जब बहती हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। जैसे ये हमारा इंडिया है, इंडिया का अगर मैं देखूं पैरेलल, ये इंडिया का जो हमारा ईस्टर्न और जो वेस्टर्न कोस्ट है, उसी का एग्जांपल है। सबसे पहले हमारी महानदी, महानदी के बाद है हमारी गोदावरी, गोदावरी के बाद हमारी कृष्णा, कृष्णा के बाद हमारी कावेरी, कावेरी, और यहाँ पे भी हमारी क्या है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है, सुवर्ण रेखा है, ये नदी। तो ये जो है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो इन नदियों को क्या कहते हैं, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, इस पैटर्न को बोलते हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। और जो हमारी सिंधु नदी है, ये हमारी गंगा रिवर है, इनका जो पैटर्न है, कैसा पैटर्न है, इनका भी पैटर्न हमारा, जैसे कई कई एक रिवर है ना, कई सेम सेम पैटर्न बनाती है, जैसे वो डेंड्रेटिक पैटर्न को भी फॉलो करती है, ट्रिलाइज पैटर्न को भी फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे ये टॉपिक है, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। यही हमारे जो टोटल जो ड्रेनेज पैटर्न है वो इतनी ड्रेनेज पैटर्न है। आपको जो है, आपको बस ये जो पिक्चर है ना, इनको देख के याद रखना है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है कि क्या है, बस जो मैंने बोल दिया बस उसी को सुन के अपने लिख लेना, वही याद करना है। एनुलर ड्रेनेज पैटर्न को देखो क्या है, सर्कुलर पैटर्न भी बोलते हैं। कब फॉर्म होता है, व्हेन द ट्रिब्यूटरी ऑफ मोस्ट कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम डेवलप इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल की फॉर्म में जब डेवलप होते हैं ऐसे। और ये ऐसा डेवलपमेंट का होता है जहां हमारे माउंटेन होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का सेशन था। आज की जो हमारी क्लास यहीं पे जो है खत्म होती है, लेकिन उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो जियोमोर्फोलॉजी है, उस कल हम कौन सा टॉपिक करेंगे। एक बार हम पहले ही देख लेते हैं, आज कल फिर वो टॉपिक करेंगे। ये देखो, ये हमारा जो है आज हमने माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी होगी, वेदरिंग हो गया, रेजिविनेशन वाला हो गया, और हमारा ड्रेनेज पैटर्न हो गया। कल हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे, अब जो हम शुरू करेंगे मोर्फोमेट्री ऑफ ड्रेनेज बेसिन में कुछ नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का है। कल हम फ्लूवियल जियोमोर्फोलॉजी, कल सुबह फ्लूवियल जो जियोमोर्फोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। और आप बताओ, हाँ एक बार रीडिंग कर लेना फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी को, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है उसमें। उसमें अब आपको ना एक पीडीएफ दिया जाएगा, उसमें क्या दिया जाएगा, आपके जितने भी इरोजनल लैंड फॉर्म है, ये हमारा सारा जो है ना इरोजनल और जो है डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। 2 दिन हमारा अब ये चलेगा, फिर 2 दिन हमारा ये चलेगा, एक दिन हमारा ये होगा। इसमें हमें कुछ खास नहीं पढ़ना है, इसमें बस हमें थोड़ा बहुत देखना है, क्योंकि ये हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
भूआकृति, फ्लूवियल यानी कि जो पानी से बनती हैं, वाटर यानी कि फ्लूवियल यानी कि रिवर, जो रिवर के ओरिजिन और डिपोजिशन यानी कि जो वाटर के ओरिजिन और डिपोजिशन के जो रिवर करती है, तो इसमें आएगा हमारा फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी में आएगा वाटर के ओरिजिन के रिगार्डिंग, जो भी हमारा इरोजन और डिपोजिशनल जो लैंड फॉर्म ओरिजिन होता है ना, उसको बोलते हैं फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी। और उसके बाद हम करेंगे कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी। तो हमारा कल और परसों में जो है जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम जो है टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे। तो अब आप ही बताओ, आप पहले थॉट पढ़ना चाहते हो या क्लाइमेटोलॉजी? मैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। अगर आप पहले थॉट पढ़ना चाहते हो, क्योंकि थॉट का क्या है, थॉट को बस मेरे को बताना है, उसमें कुछ समझाने का होता है नहीं है, उसमें आपको याद करना है। आपको बुक्स के नेम अगर मैं पहले वो करवा देती हूँ, तो आपको, तो पहले हम थॉट कर लेंगे। अरे भाई, कोई थॉट बोल रहा है, कोई क्लाइमेटोलॉजी। देखो, एक तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हमारा फिजिकल वाला टॉपिक चल रहा है, तो हम फिजिकली कंप्लीट करें। जिसकी ज्यादा वोट आएंगी वही जो चीज है मानी जाएगी। तो चलो मैं पोल डालती हूँ, उस पे जो है बताना। ठीक है, तो मेरे लिहाज से मैं सोच रही हूँ कि पहले जो है क्लाइमेटोलॉजी ठीक रहेगा, क्योंकि उसके 14 टॉपिक्स हैं, कोई बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है। हाँ, तो चलो, अब आज का जो टॉपिक है सबको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। कल हम फ्लूवियल जियोमॉर्फ, सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी के, अब हम वो पढ़ेंगे, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी और कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है। थैंक यू। आपको अच्छे से समझ में आता है, मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मैं अच्छा ही पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता, और आप चाहे मेरे से 10 बार पूछे, मैं 10 बार भी बताऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और खुद भी अच्छा लगता है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हमें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो चलो, अब कल मिलते हैं। ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से खाओ। कल मिलते हैं, और कोई टेंशन नहीं लेना, पेपर हो जाएगा। ठीक है।